पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम उसके आगे पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, उसी में आगे पढ़ाया जाएगा। कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इतने टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, mineral resources, food resources, energy resources, land resources, and role of an individual in the conservation of natural resources. सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? यस सर। बहुत कम लोग हैं अभी। हाँ, आते रहेंगे। देखिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो चुका है और
कहाँ हुआ है सर फॉरेस्ट रिसोर्सेज? पहले पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन क्लास में? हाँ, ऑफलाइन क्लास में कॉलेज में पढ़ाया जा चुका है। उसके आगे मिनरल रिसोर्स पढ़ाए थे अभी पिछली क्लास में ऑनलाइन पे। तो ये मिनरल रिसोर्सेज हो गया है। आज बताएंगे फूड रिसोर्सेज क्या है। देखिए, फूड रिसोर्सेज, अपना फूड हम लोग का कहाँ से आता है? मैक्सिमम एग्रीकल्चर से आता है। टुडे आवर फूड कम्स ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध, मांस, बाकी चीजें, और फिशिंग अलग से हो गया। Although India is self-sufficient in food production, it is only because of modern pattern of agriculture that are unsustainable and which pollute our environment with excessive use of fertilizers and pesticides. एग्रीकल्चर में मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन बहुत तेजी से होता है। और ये क्या करते हैं? भूमि को बहुत तेजी से अनफर्टिलाइज करते हैं। और फिशिंग इंडस्ट्री में, अगर हम लोग इंडस्ट्री लेवल पर फिशिंग करते हैं, मान लीजिए किसी पॉन्ड में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल किसी प्रजाति को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इकोसिस्टम बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। पैसा कमाने के लिए प्रजातियों को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस होगा वो आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा, उसको आप तुरंत सही नहीं कर सकते। इनके साथ देखिए दिक्कत क्या है? वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम एसोसिएटेड प्रॉब्लम विद क्या है? फूड रिसोर्सेज। इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन आर एक्सपेंडिंग रैपिडली, द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज unable to keep with the growing demands। जिस तरीके से पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर तो बढ़ नहीं रहा है, ना ही जमीन बढ़ रही है। तो हम क्या कर पा रहे हैं? हमारे साथ दिक्कत ये आ रही कि हम उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स की को फुलफिल करने के काबिल नहीं रह जा रहे। These countries are unable to produce more for or do not have financial means to it import it। ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर पाए खाद्य पदार्थों को, और ना ही उनके पास इतनी ताकत है कि वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करके अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जिस तरीके से हम लोगों ने हाइब्रिड प्लांट्स को बनाना स्टार्ट किया है, उनकी वजह से हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत तेजी से बदल रही है या घट रही है। ये टॉपिक तो कवर हो गया, फूड रिसोर्सेज। इसके बाद अपना एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पहले हमने बताया था, इसको आज फिर डिस्कस कर ले रहे हैं। एनर्जी इज डिफाइंड द फिजिकल एज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क। एनर्जी इज फाउंड in our planet in a variety of forms, some of which are immediately useful to do work, while others requires a process of transformation। Primary source क्या है एनर्जी का? सन। The sun is the primary source, primary energy source in our lives। We use it directly for its warmth and through various natural processes। जितनी भी हम एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं वो मैक्सिमम क्या है? सन के द्वारा ही बनाई गई है। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी कहाँ से आती है? मैक्सिमम क्या है? सन के द्वारा आती है। और ये सन की ही कन्वर्टेबल एनर्जी है जो कन्वर्ट होकर हमको मिल पाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई है? यस सर। सुनना बंद कर। सर। Yes, sir.
Yes, sir. The sun growth of plant, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में भी जो प्लांट यूज हो रहे हैं या अदरवाइज जो भी प्लांट यूज है, वो क्या है, वो किससे पत्तियां बनाती हैं खाना, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। विच फॉर्म्स आवर फूड मटेरियल, गिव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मिलती है, पौधों से मिलती, सूरज से नहीं मिलती है, लेकिन इस ऑक्सीजन को बनाने का काम बिना सूरज की सहायता के नहीं हो सकता है। Which we breathe in and take up carbon dioxide and breathe out. Energy from the sun evaporates water from the ocean, rivers and lakes. सूरज क्या करता है, गर्मी पैदा करता है, और गर्मी से झीलों का और समुद्रों का क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, to form clouds that turn into the rain. Today's fossil fuel were once the forest that generate prehistoric times due to the energy of the sun. अभी हमने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल जो है, जैसे कोयला, ये सब कहाँ से आया है, ये सब टाइम टू टाइम चेंज होने की वजह से हमको मिल पाया है, और ये किसकी मदद से हुआ है, ये सूरज की मदद से हुआ है। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। इसमें देखिए दो तीन चीजें और छूट गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी क्या है, टरबाइन, और फोटोवोल्टिक एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोगैस, टाइडल वेव एंड पावर, ये सब वाटर रिसोर्सेज में हम बता चुके हैं। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, एनर्जी नीड्स हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड दोहन कर रहे हैं। पहले हम उसका यूज करते थे, अब क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत तेजी से उसको सक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दो टाइप की एनर्जी होती है। नॉन रिन्यूएबल में कोयला और पेट्रोलियम आता है, जिसको हम बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है और वो जल्दी हमें फिर से दोबारा मिल भी नहीं सकता। ऑयल एंड सीड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रॉबैक ऑफ डैम्स, रिवर्स बिकॉज नैरो एंड अंडरग्रोथ। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डैम्स बनाते हैं, नदियों को बांध देते हैं, उनसे क्या होता है, नदियों का प्रवाह यानी फ्लो कम होता है, और उसके बाद जो नदियां हैं वो भूमिगत हो जा रही हैं, जमीन के अंदर चली जा रही है प्रेशर की वजह से। ये सब क्या है, दिक्कतें हैं एनर्जी रिसोर्सेज के साथ। लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज में मेन क्या आता है, जमीन में जितना भी काम होता है, जितनी भी चीजें बनती हैं वो क्या होती है, जमीन पर ही बनाई जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, वो भी जमीन के ऊपर ही करते हैं। और बिल्स, वैलीज जो नेचर ने बनाई है, वो सब भी कहाँ है, जमीन पर ही है। सारी चीजें जमीन पर ही हो रही हैं, और उनके साथ क्या है दिक्कत, उनके साथ समस्या ये है, लैंड डिग्रेडेशन, ओवर यूज होने की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत सारी फर्टिलाइजर यूज होने से क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जो बहुत जमीन उपजाऊ हुआ करती थी वो अब क्या हो गई है, उपजाऊपना उसका कम हो गया है, अनफर्टिलाइज्ड हो गई है। इस वजह से हमको क्या करना है, इन सबको बड़ा ही संभाल करके यूज करना है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। सॉइल इरोजन, बहुत तेजी से पेड़ों के कटान की वजह से, बहुत तेजी से घर बनाने की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का बहुत तेजी से इरोजन हो रहा है, यानी जो जमीन है वो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, वो खिसक खिसक के दूसरी जगह चली जा रही है, या नदियों में चली जा रही है, जिससे नदियों का क्या हो रहा है, जलस्तर ऊपर आ जा रहा है, वो
छिछली हो जा रही हैं, जिनकी वजह से जब बाढ़ आती है तो बांध जो है नदियों को रोक नहीं पाते हैं और उनकी क्षमता कम हो जाती है। अभी देखिए, इनको देखना है रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा क्या रोल है नेचुरल रिसोर्स को संरक्षित करने में। यहां तक समझ में आ रहा है ना? Yes, यस sir. सर। आज ये इस टॉपिक के बाद रोल एंड इंडिविजुअल के बाद ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। ठीक। ये दिख रहा है जो स्क्रीन शेयर की है? Yes, sir. दिख रहा है। ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये लिखा है until fairly recently mankind act as if he could go on forever exploiting the ecosystem and natural resources such as oil, water, forest, grassland on the earth's surface and extracting minerals from fossil fuel from underground। जमीन की सतह से लेकर के जमीन के अंदर तक का क्या कर रहा है इंसान? बहुत तेजी से ओवर एक्सप्लॉइटिंग कर रहा है सारे रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और क्या ग्लोबल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? हमारे ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये non-renewable resources will be rapidly exhausted if we continue to use them as intensively as at present. The two most damaging factors leading to the current rapid depletion of all form of natural resources by increasing consumerism। ये जो उपभोक्तावाद है, जैसे एक प्रोडक्ट पहले होता था तो भी काम चल जाता था हम लोगों का, अब क्या है मार्केट में कंपटीशन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट, तो उसमें कंपटीशन की वजह से हम क्या करते हैं अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि ओवर प्रोडक्शन कर सकें, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें। तो इसी वजह से हमारे क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। Both factors are the results of choice we make and individuals. And individuals we need to decide. हम लोगों को डिसाइड करना होगा what will we have to our children, हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ना है। It is my material gains someone else loss। आज का हमारा जो गेन है वो अगले पीढ़ी के लिए क्या है? लॉस है। Greed for material goods has become a way of life for a majority of people in the developed world. Population growth and the resulting shortage of resources most severely affect people in the developing countries in nations such as ours, which are both developing rapidly and suffering from। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, इसको देख लीजिए। जैसे बिजली बचाने के लिए व्हाट यू कैन डू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिजली का क्या है
जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना ज्यादा बहुत तेजी से क्या होती है, खत्म होती है। और बिजली बनाने में जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो पहले हमको क्या करना है, यूज ट्यूबलाइट्स एंड सेव एनर्जी, एनर्जी इफिशिएंट बल्ब, जैसे CFL यूज कर रहे हैं, LED यूज कर रहे हैं, दैट सेव एनर्जी दैट rather than bulbs. 40 watt tube light gives much as much light as 100 watt bulb. 100 वाट के बल्ब से क्या होता है, 40 वाट की ट्यूबलाइट क्या होती है, अच्छी रोशनी भी देती है और कम बिजली भी खाती है। कीप द बल्ब्स एंड ट्यूब क्लीन, बिजली के बल्ब और ट्यूब को हमको क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। साफ रखने से क्या होगा, उनकी जो एनर्जी की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो हमको प्रॉपर मिल पाएगी, यानी जितना हमें लाइट चाहिए वो हमें पूरी वो दे पाएंगे। Switch off the television or radio as soon as the program of interest is over. जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, रेडियो और टेलीविजन को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। A pressure cooker can save up to 75% of energy required for cooking. It is also faster. हमको क्या करना चाहिए, LPG अपना गैस बचाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दूसरे टाइप के बर्तनों की जगह पे वो क्या होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर से जल्दी खाना बना देता है, जिससे हमारा क्या होता है, 75% एनर्जी सेव होती है। कीप द वेसल कवर्ड विद द लिड ड्यूरिंग कुकिंग, खाना बनाते समय में क्या है, बर्तन को ढक के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है किसका, हीट का, और कम एनर्जी यूज करके ही हमारा खाना क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। और हमें क्या करना चाहिए, ऐसी लाइफ स्टाइल को यूज करना चाहिए जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल हो सके, संरक्षित हो सके। रिडक्शन ऑफ द अनसस्टेनेबल एंड इक्वल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ऑफ आवर पॉपुलेशन ग्रोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर नेशन and indeed of humankind everywhere. Our environment provides us with a variety of goods and services necessary for our day-to-day lives. But the soil, water, climates, and solar energy which form the support that we derive from nature are in themselves not disturbed evenly throughout the world or within countries. A new economic order at the global. हो गया हम लोग का टॉपिक कवर। और इस वाली स्लाइड में भी देख लो जो थोड़ा बचा हुआ था, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए पानी बचाने के लिए। क्या क्या हम कर सकते हैं, पहले दूसरा है प्लांटेशन करना चाहिए सॉइल पे इरोजन को रोकने के लिए। अब तो इस समय गवर्नमेंट भी परेशान है पौधे लगाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत तेजी से क्या हो रही, लोगों को कमी हो रही है। अब चिल्ला रहे हैं कि बरगद लगाओ, पीपल लगाओ। यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। लिमिटेड माइनिंग की जो स्पीड है उसको हमको कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो 10,000 20,000 साल में बन के तैयार होते हैं। तो माइनिंग का क्या होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि इतना ही खोदेंगे जितनी की हमको जरूरत है। ऐसा नहीं है अंधाधुंध खुदाई करके पूरी तरीके से खत्म कर दे रिसोर्सेज। क्रिएट द वेस्ट लैंड इनटू यूजेबल सिस्टम, जो हमारे खराब जगह पड़ी हुई हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, यूज के लायक बना देना चाहिए। जैसे मान लो कहीं रेगिस्तान जैसी जमीन है तो वहां पे एग्रीकल्चर तो संभव है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे इंडस्ट्री को लगाना चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्री ना लगे और वहां की जमीनें कृषि के काम में ली जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे इंडस्ट्री लगाने के, जितना भी इंडस्ट्री हमको लगाना है उसको ऐसी जगह लगाएं जो अनयूजेबल जमीनें हैं, जो कृषि के काम में नहीं ली जा सकती। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में
जिस तरीके से हमारा सीवेज है, यानी पूरे शहर का जो पानी जाता है गंदा, उसको क्या करना चाहिए, वाटर रिस्टोरेशन प्लांट लगाना चाहिए जो बहुत तेजी से पानी को साफ करे। उस पानी को हम कृषि में यूज कर सकते हैं और सजावटी फव्वारे वारे में यूज कर सकते हैं, और फिर से उसको झील में डाल करके, से रामगढ़ताल पे लगा हुआ है प्रोजेक्ट, अभी जाइएगा तो देखिएगा, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सीवेज रिस्टोरेशन का प्लांट लगा है वहाँ। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्री से जो हमारा वॉशिंग और अदर वर्क्स में जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर बन निकलता है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करने का प्लांट लगाना चाहिए, जिससे हमारा पानी खराब ना जाए। कैटल एंड वॉशिंग क्लोथ इन आवर होम्स नॉट इन द वाटर बॉडीज, हमको क्या करना चाहिए, जानवरों को और कपड़ों को धोने के लिए घर में ही उनको धोना चाहिए, और पानी घर पे ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है तालाब में ले जाकर के कपड़े धो रहे हैं, नदी में ले जाकर के जानवरों को नहला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज बहुत तेजी से गंदी होती है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, जब हम सेव इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोल बचेगा, कोयला बचेगा, और उसके बाद पानी बचेगा जो बिजली बनाने के काम आता है। यूज द इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम टू सेव पेपर एंड सेव द ट्रीज, हमको अपने रोजमर्रा के कामों के लिए बजाय पेपर के क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम का यूज करना चाहिए। जैसे इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का पेपर और पेंसिल का कोई वेस्टेज नहीं है। तो ये क्या है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, पेपर बचा रहा है। जब पेपर बचा रहे हैं तो क्या हम बचा रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो बनता है वो पल्प इंडस्ट्री कहाँ से पाती है, रॉ मटेरियल अपना पौधों से पाती, पेड़ पौधों से। और जब हम इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज करेंगे तो पेड़ पौधों पर क्या होगा, लोड कम होगा, उनकी कटाई कम से कम होगी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू बी स्टॉप, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को बंद करना चाहिए, और ऑर्गेनिक कल्चर क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो ये हो गया हम लोग का ये पूरा खत्म। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप डायरेक्ट उससे पूछ सकते हैं ग्रुप में, और यहाँ पर भी जिसको कोई दिक्कत हो वो पूछ ले। ठीक है। क्योंकि अगले टर्म से हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, सेकेंड यूनिट पोल्यूशन। पोल्यूशन है कौन सा सेकेंड यूनिट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर, जो कुछ सीखे ही नहीं, म्यूट करके बैठे हुए थे आराम से, दिक्कत कहाँ से आएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक से? नहीं सर। एकदम सब समझ में आ गया है? जी जो सर। भी वो भेजते रहिएगा उस पे।
ग्रुप में, या जिसके पास नोट्स नहीं हो वो भेज देगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही लोग हैं। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, 11 मोबाइल भाग गए। नहीं सर, नेटवर्क आगे नहीं नहीं है है। सर सर, नेटवर्क नहीं है सर इसका सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे। हैं? हाँ, सर इसके बाद सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे? जुलाई में एग्जाम होगा, कहाँ से दोगे? जुलाई में ऑफलाइन एग्जाम, हैं? जुलाई में ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम होगा होगा। सर। ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है, प्रमोट भी कर दें, एंड सेमेस्टर है। यस सर। अरे सर पढ़ना